परिचय, ग्रेटेस्ट सेल्समैन और बेटर पर्सन बनने की कहानी। सक्सेस होने की आपकी डिजायर आपके फेलियर के डर से बड़ी होनी चाहिए। आज आप जो बुक समरी सुनने जा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देगी। इसे सुनने के बाद आप दुनिया के किसी भी मार्केट में कुछ भी बेचने के टैलेंट को हासिल कर सकते हैं। बेकार लाइफ को शानदार लाइफ में बदल सकते हैं। ये बुक आपको एहसास कराएगी कि आप नेचर के सबसे बड़े मिरेकल हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि ये उनकी आज तक की पढ़ी गई सबसे इंस्पायरिंग और एनकरेजिंग बुक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन, लेकर आया हूं द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी, जिसके राइटर हैं ऑग मैंडिनो। ये दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसे एक्सपीरियंस्ड भी रीड कर सकते हैं और बिगिनर भी। इस किताब की हेल्प से एक सिंपल इंसान भी ग्रेटेस्ट बनने के सीक्रेट्स को जान सकता है। यह बुक आपको बताती है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ सक्सेस को फॉलो करते हैं तो आपके फेलियर भी आपको सक्सेस तक छोड़ कर आएंगे। इसलिए कभी भी फेलियर से घबराएं नहीं। इस छोटी सी किताब में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप काम करते हैं, आप कंटिन्यू ट्राई करते रहते हैं, आप जो अचीव करते हैं उसे रिटर्न करते हैं, तो आप जो सोचेंगे सब कुछ सच होता चला जाएगा। ये किताब करीब 60 साल पहले लिखी गई थी। इसमें जो स्टोरी है वो बिफोर क्राइस्ट की है, बट जो प्रिंसिपल्स उस टाइम के पीरियड में सच थे वे आज भी हैं। ये स्टोरी है हाफिज नाम के एक यंग मैन की, जो अपने मास्टर के ऊंट की देखभाल करता है। उसे अपनी लाइफ में हमेशा कमी नजर आती है, बट वो अपनी लाइफ को चेंज करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है। उसकी इसी एबिलिटी को चेक करने के लिए पैथ्रोस यानी उसका मास्टर उसे एक क्लोक सेल करने के लिए बैथलेहम भेजता है। क्लोक को आप एक लॉन्ग कोट या चोंगे की तरह समझ सकते हैं। क्योंकि ये स्टोरी करीब 2000 साल पहले के बैकग्राउंड में लिखी गई है, तो उस समय चोंगा फैंसी गारमेंट में से एक था। हाफिज को लगता है कि वो उस चोंगे को सेल करने में सक्सेस हो जाएगा, बट नहीं हो पाता। जब वो चोंगा बेचने में फेल हो जाता है तो फिर से अपने कारवां की तरफ लौटता है। रास्ते में उसे एक कपल दिखता है जिसके पास न्यूबॉर्न बेबी है। उस बेबी को ठंड से बचाने के लिए उस कपल के पास कुछ नहीं होता, तो हाफिज उस चोंगे से उस न्यूबॉर्न बेबी को ढक देता है। लेकिन रास्ते में वो सोचता आ रहा है कि वो अपने मास्टर से क्या कहेगा जब वो उससे चोंगे के बारे में पूछेगा। जब वो बेथलेहम से जेरूसलम के लिए लौट रहा होता है तो उसके साथ साथ एक चमकता सितारा भी चल रहा होता है। हालांकि हाफिज को यह पता नहीं होता। जब वो अपने मास्टर के पास जाता है तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। उसका मास्टर उस पर गुस्सा करने के बजाय उसे 10 स्क्रॉल का एक बॉक्स देता है और उससे कहता है कि ये वही 10 स्क्रॉल्स हैं जिन्हें पढ़कर और लाइफ में अप्लाई करके वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बना। वो हाफिज को भी उसे पढ़ने की एडवाइस देता है। आप भी उन 10 स्क्रॉल की बताई गई बातों को गौर से सुने, जिस पर हम इस बुक समरी में आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आप ग्रेटेस्ट सेल्समैन बन सकते हैं, साथ ही एक बेटर पर्सन भी। हाफिज का मास्टर उसकी किस बात पर खुश होकर उसे 10 स्क्रॉल का वो बॉक्स दे देता है, ये भी हम आगे अच्छे से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या सच में हाफिज उन 10 स्क्रॉल की हेल्प से ग्रेटेस्ट सेल्समैन बन पाया। ये कहानी आपको अपने फिलोसॉफिकल मैनर में लाइफ के बहुत सारे जरूरी लेसन्स के बारे में बताती है। इस बुक ने काउंटलेस लोगों की लाइफ पर अपना इम्पैक्ट डाला है। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड एक ऐसी बुक है जो सेल्समैनशिप और सक्सेस की फिलॉसफी के लिए एक शानदार गाइड है। ये बुक स्मॉल जरूर है, बट इसमें लाइफ के लिए बहुत बड़े लेसन्स हैं। बस आप एक बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि हम सब एक सेल्समैन हैं और हम अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस पाते हैं वो हमारी इस बात पे डिपेंड करती है कि हम खुद को कैसे सेल कर सकते हैं। इस बुक के राइटर ऑग मैंडिनो अमेरिका के जाने माने स्पीकर्स में से एक हैं। उन्हें इंटरनेशनल स्पीकर हॉल ऑफ फेम में एक मेंबर के रूप में नॉमिनेट भी किया गया है। उनकी ये बुक बेस्ट सेलर रह चुकी है। अब तक इस बुक की 14 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं,
जब ये बुक 1968 में पब्लिश हुई थी, तब ऑग मेडिनो दुनिया के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले मोटिवेशनल एंड सेल्फ हेल्प ऑथर थे। अगर आपके पास बहुत सारी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, बट उसके बाद भी आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस बुक को पढ़कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, इस बुक के अगले चैप्टर पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हाफिज की स्टोरी। हाफिज का रिटायरमेंट। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है ओल्ड हाफिज से। आपको लग रहा होगा कि अभी तो यंग हाफिज बोला था, ओल्ड हाफिज कहां से आ गया? तो ओल्ड हाफिज ही हमें यंग के पास भी ले चलेगा। हाफिज कॉपर के बने आईने के सामने खड़े होकर खुद को बड़े ध्यान से देख रहा है। सडनली उसे फील होता है कि अब सिर्फ आंखों में ही जवानी बची है। वो एक मार्बल के बने बड़े फर्श पर अचानक चलने लगता है। उस हॉल की सीलिंग पर सिल्वर और गोल्ड से पॉलिश की हुई है। हाफिज के उस पैलेस को देखकर कोई भी इजीली गैस कर सकता है कि उसके पास बेशुमार दौलत है। सडनली उसे कुछ याद आता है और वो अपने गार्डन से होते हुए अपने गोडाउन के अंदर एंटर करता है, जो करीब उसके पैलेस से 500 स्टेप्स की दूरी पर था। उसके मेन गेट की कुछ दूरी पर उसका अकाउंटेंट इरास्मस इस तरह से खड़ा था जैसे वो हाफिज का ही वेट कर रहा हो। वो अपने मास्टर को देखते ही उसे सलाम करता है। हाफिज उसके सलाम का जवाब एक से देते हुए चुपचाप चलता रहता है। इरास्मस भी उसे फॉलो करने लगता है। हाफिज उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ट्रकों से सामान अनलोड हो रहे थे और काउंट करके उन्हें रखे जाने का काम किया जा रहा था। इरास्मस मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसके मास्टर ने उसे इस जगह पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। हाफिज एशिया से आए शानदार कपड़े, लेदर, हनी, ऑयल को ट्रक से उतरते देख रहा है। अरब से आई अदरक, दालचीनी, कॉस्टली स्टोन्स, इजिप्ट से आया ग्रेनाइट, यूनान की पेंटिंग और ग्रीक की मूर्तियों को एक पारखी नजर से देख रहा है। तभी वो पास जाकर प्लम्स, एप्पल, पनीर और अदरक की स्मेल लेता है। अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो अपने अकाउंटेंट इरास्मस को खड़ा पाता है। इरास्मस अभी भी हाफिज के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज हाफिज ऐसे क्यों दिख रहे हैं। हाफिज सामान को उतरते देख रहा था। इरास्मस को लगता है कि शायद वो माल को चेक कर रहे हैं, इसलिए इरास्मस हाफिज के बिना पूछे ही बोल पड़ता है, सब कुछ ओके है मास्टर। इस पर हाफिज का क्वेश्चन होता है कि अपने खजाने में कितनी दौलत जमा हो गई है। इरास्मस उनसे कहता है कि ये समझ लीजिए कि इतनी है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, बट करीब 7 करोड़ गोल्ड कॉइंस होंगी। फिर हाफिज का अगला क्वेश्चन होता है, अगर अपने गोडाउन और बड़ी शॉप में रखे सारे सामान को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? इरास्मस कहता है कि अभी कुछ ऐसा करेक्टली तो नहीं बताया जा सकता, बट आप ये समझ लीजिए कि उसकी कॉस्ट वैल्यू 3 करोड़ गोल्ड कॉइंस के बराबर होगी। तभी हाफिज इरास्मस से कहता है कि अब माल खरीदना बंद कर दो, अपने पास जो भी है सब सेल कर दो और उन्हें गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। अकाउंटेंट शॉक्ड रह जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हाफिज के साथ आज क्या हो गया है, वैसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। तब अकाउंटेंट इरास्मस कहता है कि मास्टर, मैंने आज तक सिर्फ आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स किया है, मैंने कभी आपसे क्वेश्चन नहीं किया, बट मैं आज आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आखिर आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तब हाफिज उसे जवाब देने के बजाय उससे एक क्वेश्चन करता है कि माय डियर फ्रेंड, जब मैंने तुमको कई साल पहले अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए चुना था, तब मैंने तुमसे क्या क्वेश्चन किया था? इरास्मस उनसे कहता है कि हर साल जो भी प्रॉफिट हो उसका 50% निकाल कर गरीबों में बांट दो। हाफिज अपना अगला क्वेश्चन करता है, उस टाइम तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं बिजनेस में इडियट इंसान हूं? इरास्मस कहता है कि उसने उस समय सोचा था कि शायद आगे बिजनेस चौपट हो जाएगा। हाफिज फिर उससे क्वेश्चन करता है कि क्या अभी भी तुम्हें वैसा ही लगता है? इरास्मस नो में अपना सर हिलाता है। फिर अचानक हाफिज अपने अकाउंटेंट से कहता है कि आज वो जो फैसला लेने वाला है उसे वो गौर से सुने। वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब उसे अपनी वाइफ लीशा के पास जाने की तैयारी करनी है। उसकी वाइफ बहुत पहले ही मर चुकी थी। शायद उसे लगने लगा था कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। वो अपने अकाउंटेंट से अपनी सारी दौलत शहर के गरीबों में बांट देने के लिए कहता है। वो अपनी बची लाइफ के लिए उतना रखेगा जिससे वो पीसफुली रह सके।
उसकी कई बड़ी शॉप थी। वो उन्हें उन शॉपकीपर के नाम कर देने का ऑर्डर देता है जो प्रेजेंट टाइम में उसे चला रहे थे। हर एक शॉपकीपर को 5000 गोल्ड कॉइन भी देने के लिए कहता है, जिससे वो अपनी शॉप के लिए सामान खरीद कर अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। आखिर में वो इरास्मस से कहता है कि माय डियर फ्रेंड इरास्मस, मैंने तुम्हें एक एम्प्लॉय से ज्यादा अपना फ्रेंड माना। तुमने पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी सर्विस दी। तुम भी अपने नाम से 50,000 गोल्ड कॉइन्स निकाल लो। ये तुम्हारी ऑनेस्टी का अवार्ड है। जब तक बरसों पुराना खुद से किया गया प्रॉमिस पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। उसके बाद मैं ये पैलेस और गोडाउन भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि मैं जल्द ही अपनी लीशा से मिलने के सफर पर निकलने वाला हूं। जब इरास्मस उससे उसका लास्ट प्रॉमिस पूछता है, तो हाफिज उससे कल मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। तो आइए आगे की स्टोरी के लिए हम भी चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। बंद कमरे का राज। अकाउंटेंट इरास्मस फटाफट अपने मास्टर के सभी ऑर्डर्स को पूरा कर देता है। सभी शॉप के नए ओनर्स को ओनरशिप सर्टिफिकेट रेडी कर दिए जाते हैं। हाफिज के सभी 10 मैनेजर्स उसके रिटायरमेंट की न्यूज सुनकर शॉक्ड हैं। पूरी कंट्री में ये न्यूज फैल जाती है कि दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन और सबसे पावरफुल बिजनेसमैन ने अपनी मेहनत से कमाई दौलत बांट दी। इरास्मस हाफिज के पास आकर कहता है कि उसके सभी गोडाउन खाली हो गए हैं, सभी शॉप से हामिद के नाम के बोर्ड उतार लिए गए। इरास्मस इतना कहते ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन हाफिज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इरास्मस से कहता है कि माय डियर फ्रेंड, टेंशन मत लो। इतना कहकर वो उसे अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है। हाफिज अपने उस गोडाउन की तरफ चल देते हैं जिधर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। 24 घंटे उसके बाहर गार्ड तैनात रहते थे, लेकिन जब इरास्मस वहां पहुंचता है तो वहां उसे एक भी गार्ड दिखाई नहीं देता। वो शॉक्ड रह जाता है। ये वो गोडाउन था जिसकी तरह तरह की कहानियां थीं, जैसे इसमें हीरे जवाहरात भरे हैं, कई ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो रेयर हैं। कुछ तो कहते थे कि इसमें हाफिज का हरम है जिसमें वो अपने लिए लड़कियां रखता है। बट जब हाफिज उसका डोर ओपन करता है तो वो पूरी तरह से खाली होता है। उसमें सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है जो लेदर से कवर्ड है। इरास्मस को खुद पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसने भी किसी खजाने की उम्मीद कर रखी थी। हाफिज उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें 10 स्क्रॉल थे। लेदर पर कुछ लिखा हुआ था। उसे देख इरास्मस को कुछ भी समझ नहीं आता। स्क्रॉल यानी एक कैटलॉग या उसे एक लिस्ट की तरह समझ सकते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है। हाफिज इरास्मस से बताता है कि अगर ये कमरा डायमंड और गोल्ड से भी भरा होता तो इन स्क्रॉल से उनकी कीमत कम होती, क्योंकि आज तक मैंने जो भी सक्सेस, हैप्पीनेस, प्यार और प्रॉपर्टी बनाई थी, सब कुछ इन्हीं स्क्रॉल्स की देन है। ये बॉक्स उसे किसी ने दिया था जिसका एहसान हाफिज आज तक मानता है। इरास्मस को कुछ समझ में नहीं आता कि उस स्क्रॉल में ऐसा क्या है कि जिसकी कीमत डायमंड और गोल्ड से भी ज्यादा है। तब हाफिज उसे बताता है कि इन 10 स्क्रॉल में से एक को छोड़कर बाकी सभी में प्रिंसिपल ऑफ सेल है, यानी बेचने का सिद्धांत। पहले स्क्रॉल में वे सीक्रेट्स हैं जिसे पूरी हिस्ट्री में कुछ गिने चुने जीनियस लोगों को ही दिया गया है, यानी पहली लिस्ट में सीखने का वो तरीका बताया गया है जिसकी हेल्प से बाकी की लिस्ट को सीखा जा सकता है। इरास्मस फिर उससे एक सवाल करता है कि मास्टर, अगर इन लिस्ट में ऐसा है तो आपने इनके बारे में अपने उन लोगों को क्यों नहीं बताया जो आपके लिए सेल करने का काम करते थे? अगर आप उन्हें ये बता देते तो आपका सामान और ज्यादा बिकता और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होता। तब हाफिज जवाब देता है कि जब उन्हें ये लिस्ट दी गई थी तो उनसे एक प्रॉमिस लिया गया था, ये किसी को नहीं देना, सिर्फ एक इंसान के। और ये भी कहा गया था कि इसमें लिखी बातों को अपनी लाइफ में तब तक उतारना जब तक कि कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जिसे रियल में हेल्प और गाइड की जरूरत हो। फिर वो आगे इरास्मस को बताता है कि इसलिए मेरे जो फैसले होते थे वो दूसरों को अजीबोगरीब और इम्पॉसिबल लगते थे, बट वे इस स्क्रॉल की बताई गई बातों की वजह से सक्सेस होते थे। इरास्मस उनसे पूछता है कि आखिर वो आदमी कब आएगा? जब इतने साल तक नहीं आया तो अब क्या आएगा? तब हाफिज इरास्मस से पूरे विश्वास से कहता है, यस, आएगा। हाफिज फिर से उन स्क्रॉल को उसी तरह बॉक्स में रखकर लॉक कर देता है। फिर वो इरास्मस से एक क्वेश्चन करता है कि
उस आदमी के आने तक क्या तुम मेरे साथ रहोगे इरास्मस? इरास्मस यस में अपना सर हिलाकर अपना एग्रीमेंट देता है। वो उस हॉल से इस तरह निकल जाता है जैसे उसके मास्टर ने उसे जाने के लिए ऑर्डर दिया हो। उसके जाने के बाद हाफिज उस स्क्रॉल को फिर से वैसे ही रखकर बाहर का मेन गेट बंद करके अपने महल की ओर चल देता है। उस दिन उस ओल्ड मैन के फेस पर एक अजीब सी चमक थी। वो दूर की झीलों और रेगिस्तान से आती एक खुशबू को फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी हो। अपने पैलेस के टॉप पर खड़ा मुस्कुराता अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। आपको भी ये लग रहा होगा कि आखिर हाफिज के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? उसे वे स्क्रॉल कैसे मिले होंगे? वो इतना बड़ा आदमी कैसे बना होगा? क्या वो स्क्रॉल आपको भी मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि ये बुक पूरी दुनिया को उन्हीं स्क्रॉल के बारे में बताने के लिए है। तो इसके लिए हमें हाफिज की आगे की स्टोरी जाननी होगी और इसके लिए हमें अपने अगले चैप्टर पर चलना होगा। तो मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी।